नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स यानी दौर या चलन। किसी भी अर्थव्यवस्था में हर बार यही होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज का दौर आता है, चलता है और चला जाता है। ट्रेंड्स किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़ों का, फैशन का, कार्स का, ज्वेलरी का, बिल्डिंग्स के डिजाइन्स का, शादी में सॉन्ग्स का, हेयर स्टाइल का, जॉब में नए नए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज का, हमारे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स में लगातार तेजी से अपग्रेड होते रहने वाली टेक्नोलॉजी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ट्रेंड लगातार बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आज ट्रेंड्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना हर नेटवर्कर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपके भविष्य से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मैं गारंटी देता हूं कि जिसने भी ये वीडियो पूरी देख ली उसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होने पर गर्व होगा, और जिन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी है उन्हें एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन मिल जाएगा कि क्यों उन्हें जल्द से जल्द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने की जरूरत है। तो चलिए आज की ट्रेनिंग वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल एक इकोनॉमी या एक देश के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी चीजें होती हैं, सभी में थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता रहता है। लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं ट्रेंड्स की जानकारी रहती है जिनमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है। सपोज किसी को कार्स में इंटरेस्ट है तो उसका ध्यान खुद ब खुद कार्स से रिलेटेड न्यूज और इंफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है, जिससे उसे मार्केट में कार्स के नए ट्रेंड की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आप भी ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जिसे हर लेटेस्ट से लेटेस्ट कार्स की और उनके फीचर्स की डिटेल में जानकारी रहती है। क्योंकि ये वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पर बिजनेस में आए ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कब कब कौन कौन से मेजर बिजनेस ट्रेंड्स इंडियन मार्केट में आए और किस तरह से उनका फायदा उठा के लोग अमीर बने, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं उसका एक बड़ा रीजन भी आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो लोग सीरियसली एमएलएम बिजनेस करते हैं और एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि क्यों दुनिया भर के कई सारे अर्थशास्त्री और दिग्गज बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का महानतम अवसर मानते हैं, यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बात शुरू करते हैं 1950 से। आजादी के तुरंत बाद का समय। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया लगभग रुका हुआ था। कई गंभीर समस्याओं से हमारा देश उस समय जूझ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जो दो मेजर समस्याएं थी वो थी गरीबी और बेरोजगारी। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उस समय सरकार को यह समझ में आया कि अगर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जाएं तो अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। बात सही भी थी, लेकिन सवाल यह था कि फैक्ट्रियां किस चीज की लगाई जाएं, क्योंकि लकड़ी, कोयला और लोहा की फैक्ट्रियां तो पहले से कई सारी भारत में मौजूद थी। लेकिन एक चीज थी जिसकी फैक्ट्रियां उस समय भारत में नहीं थी, वो चीज थी प्लास्टिक। उस समय सरकार ने सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क किया और उन्हें भारत में प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव दिया। उस समय प्लास्टिक के बिजनेस में हाथ डालने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से कई लाभ दिए गए। प्लास्टिक का विरोध भी खूब हुआ। कुछ लोग बोलने लगे, प्लास्टिक कहां लोहे की टक्कर ले पाएगा। कुछ लोग बोलते थे प्लास्टिक तो जरा सी आग लगते ही गल जाएगा। कुछ लोग बोलते थे प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए इसका उत्पादन भारत में नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार के लगातार प्रयासों के बदौलत कुछ लोगों ने प्लास्टिक पे भरोसा किया और प्लास्टिक पे काम करना शुरू किया। फैक्ट्रियां लगी, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ और देखते ही देखते अगले 4-5 सालों में 1955 आते आते भारत में सबसे पहला बिजनेस ट्रेंड जो आया वो आया प्लास्टिक का। उस समय जिस जिस व्यक्ति ने प्लास्टिक में हाथ डाला, प्लास्टिक का छोटे से छोटा काम भी शुरू किया, वो सभी लोग आज की डेट में मिलियनियर नहीं बल्कि बिलियनियर बन चुके हैं। समाज में मुख्यतः 3 प्रकार के लोग होते हैं।
पहले तो वो जो आसपास होते हुए परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद भी खुद को चेंज नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो परिवर्तन से डरते हैं। ये थर्ड क्लास लोग होते हैं। इनसे बेहतर वो लोग होते हैं जो खुद को परिवर्तन के साथ साथ चेंज कर लेते हैं। शुरू में थोड़ा डाउट में रहते हैं, लेकिन बाद में सकारात्मक परिणाम देख के इन्हें भरोसा हो जाता है और ये भी परिवर्तन के साथ हो लेते हैं। ये सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं। समाज में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। इन्हीं को कहा जाता है भीड़। तीसरे और टॉप क्लास लोग वो होते हैं जिनकी वजह से परिवर्तन आया होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल और विरोध का सामना यही लोग करते हैं, लेकिन अंततः ये लोग जीतते हैं और समाज को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। क्योंकि परिवर्तन इनके द्वारा लाया गया होता है, इसीलिए नए ट्रेंड का सबसे ज्यादा लाभ भी इन्हीं को मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा भी यही लोग कमाते हैं। जब नई नई फैक्ट्रियां लगने लग गई, प्लास्टिक ने ट्रेंड पकड़ लिया और सरकार ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया हजारों लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, तो ऐसे में ज्यादा लोगों ने गांवों से शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के ज्यादा साधनों की जरूरत पड़ने लगी। वो ऐसा समय था जब गांवों से शहरों में जाने के लिए हफ्ते या 15 दिन में एक बस चलती थी और उस बस को पकड़ने के लिए भी 40-40, 50-50 किलोमीटर बैलगाड़ी से या पैदल जाना पड़ता था। क्योंकि अब ज्यादा लोग शहरों की तरफ जा रहे थे, तो अब ज्यादा बसों की जरूरत पड़ने लगी। इसी वजह से धीरे धीरे अगले 8 से 10 सालों के अंदर 1965 आते आते मार्केट में एक नया बिजनेस ट्रेंड आ गया, ट्रांसपोर्ट। उस समय के बिजनेस ट्रेंड को समझकर जिन लोगों ने एक छोटी सी टेम्पो या मेटाडोर भी खरीद के चलाना शुरू कर दिया था, उन लोगों ने कई दशकों तक दबा के पैसा छापा। आज वो सभी लोग अरबपति बन चुके हैं। उस समय जिन लोगों ने लोगों को अपनी गाड़ियों में भर भर के गांवों से शहरों और शहरों से गांवों तक ले जाना शुरू किया, आज वो लोग लोगों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। ये होती है ट्रेंड की ताकत दोस्तों। अगर आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार सही ट्रेंड को पकड़कर 8 से 10 साल काम कर लिया, तो पीढ़ियों का भविष्य बदल जाता है दोस्तों। 1965 के बाद से ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड की वजह से भारत में गाड़ियों की संख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। बस, टेम्पो, मेटाडोर, इनकी संख्या तो लगातार बहुत तेजी से बढ़ी रही थी, लेकिन क्योंकि पिछले 10-15 सालों में सरकार के प्रयासों से लाखों लोगों को रोजगार मिला था, तो लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया था। इसीलिए दो पहिया वाहनों जैसे स्कूटर, बाइक, इनकी बिक्री में भी तेजी आनी शुरू हो गई। ऐसे में दो चीजों की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पहला, ज्यादा पक्की सड़कों की, और दूसरा, पेट्रोल पंपों की। पक्की सड़कें बनाना तो पूरी तरह से सरकार के अधीन था, लेकिन जो लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं, उन्हें समझ में आ रहा था कि पेट्रोल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस बिजनेस को करके इस समय मोटा पैसा छापा जा सकता है। जिसको बात समझ में आई, उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पेट्रोल का धंधा शुरू कर दिया। जिनके पास ज्यादा पैसा था, उन्होंने 1-2 पेट्रोल पंप खोल दिए, और जिनके पास कम पैसा था, उन्होंने क्या किया, एक साइकिल पकड़ी, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े जैरिकेन लटकाए और उनमें तेल भरकर गांवों में और दूर दराज के इलाकों में पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी। उस समय जिस व्यक्ति ने भी छोटे से छोटे स्तर पे भी पेट्रोल का धंधा शुरू किया था, मैं आपको बताऊं, आज वो सभी लोग सालाना करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। एक पेट्रोल पंप के साथ जिन्होंने शुरुआत की थी, आज उनके 50-60 पेट्रोल पंप हैं। ये होता है करंट ट्रेंड को समझने, उसे जल्द से जल्द अपनाने का फायदा। इसीलिए 1965 में ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड आने के 8 से 10 साल बाद यानी 1975 में मार्केट का नया बिजनेस ट्रेंड बन गया था ऑयल। समझने की बात यह है कि ये सभी ट्रेंड्स उस समय तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल थे और इनमें घुसना आसान भी था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज एक तो ये सभी बिजनेस ट्रेंड्स उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रह गए हैं जितने उस टाइम पे थे। दूसरा, इन सभी बिजनेसेस में घुसना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन एक तो बहुत ज्यादा टाइट हो गया है,
ऊपर से गवर्नमेंट के रूल्स भी इन बिजनेसेस को बढ़ावा देने की बजाय इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए सेट किए गए हैं, यानी एंट्री बैरियर्स लगा दिए गए हैं। नए खिलाड़ियों के लिए तो मौका ही नहीं है दोस्त, जो पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। अब बात करते हैं 1975 के बाद के बिजनेस ट्रेंड्स की। 1985 आते आते इंडियन इकोनॉमी के अंदर ट्रेंड आ गया था कंप्यूटर्स का। यस, उस समय सभी जगह कंप्यूटर्स के इस्तेमाल का ट्रेंड जोर पकड़ रहा था। फिर चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसेस हों, बैंक्स हों, डिग्री कॉलेजेस हों, या कोई भी ऐसी जगह हो जहां बड़े बड़े डेटास को स्टोर करने की जरूरत हो और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस तेजी से करने की जरूरत हो, हिसाब किताब रखने की जरूरत हो, ऐसी सभी जगहों पर कंप्यूटर्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा। ऐसे में मार्केट में उन वर्कर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक यानी थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वो ऐसा समय था, उस समय जिस व्यक्ति को MS ऑफिस भी चलाना आता था वो खुद को कंप्यूटर इंजीनियर से कम नहीं समझता था। ये हिंदुस्तान में कंप्यूटर के युग की शुरुआत थी। जिन्होंने उस समय कंप्यूटर में अपना दिमाग और पैसा लगाया वो सभी लोग आज की डेट में सफलता की बुलंदियों पर हैं। और उस समय को यदि आज से कंपेयर करें तो आज बच्चे कंप्यूटर्स में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी धक्के खा रहे हैं, 6,000 7,000 में छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो गुजरे हुए ट्रेंड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया उस ट्रेंड से बहुत आगे निकल चुकी है। 1985 के और 10 साल बाद की बात करें तो फिर एक बार ट्रेंड बदल गया और 1995 आते आते मार्केट में नया ट्रेंड आ गया टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार का। टीवी और टेलीफोन तो पहले से थे, लेकिन ये वो समय था जब टीवी और टेलीफोन का चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसने एकदम से जोर पकड़ लिया था। लोग बड़े चाव से दूरदर्शन देखा करते थे। उस समय मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। फोन करने वालों की लाइन लगी रहती थी एसटीडी पीसीओ में। उस समय जिस व्यक्ति ने एक एसटीडी पीसीओ भी खोल लिया था उसने उन दिनों खूब दबा के पैसे कमाए। लेकिन अगर आज कोई बंदा एसटीडी पीसीओ खोलता है तो क्या उसको इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने पास मोबाइल फोन लेकर चलते हैं। 1990 के दशक में जब टीवी का ट्रेंड जोर पकड़ रहा था, टेलीफोन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा था, यानी टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार का ट्रेंड था, जब उस समय खबरें यानी इंफॉर्मेशंस बहुत ही तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लग गई। आपको अखबार लाने का वेट करने की जरूरत नहीं थी, टीवी में न्यूज आ ही रही थी। आपको लेटर्स भेजने की, टेलीग्राम भेजने की जरूरत नहीं थी, आप टेलीफोन कर सकते थे। तो इंफॉर्मेशंस बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लग गई। इसके बाद अगला ट्रेंड यही आया, इंफॉर्मेशन से पैसा कमाने का। 2005 आते आते मार्केट में नया बिजनेस ट्रेंड बन गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गेट द करंट इंफॉर्मेशन, शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल एंड अर्न मनी। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और दबा के पैसा बनाओ। लगभग इसी समय पे टीवी में न्यूज चैनल्स की एक बाढ़ सी आ गई थी और सभी न्यूज चैनल्स में एक होड़ सी लग गई थी, सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए। इंफॉर्मेशन से पैसा कैसे कमाया जाता है उसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं। जुलाई 2006 में एक ऐसी घटना हुई थी जो उस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। आज भी लोगों को उस बच्चे का नाम याद है। उस बच्चे का नाम था प्रिंस। गलती से एक न्यूज रिपोर्टर के हाथ वो न्यूज पड़ गई। तुरंत पूरे न्यूज चैनल में वो खबर ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखानी शुरू कर दी। 5 साल का मासूम 60 फीट गड्ढे गहरे में गिरा। उस खबर की ऐसी हाइप बनाई गई कि पूरा देश टीवी के आगे चिपक गया। खबर का असर ऐसा हुआ कि कुछ ही देर में इंडियन आर्मी भी वहां पहुंच गई उस बच्चे को बचाने के लिए। उस समय न्यूज चैनल्स पे एक मैसेज फ्लैश हुआ था, प्रिंस जिंदा बचेगा या मरेगा, हमारे न्यूज चैनल को बताइए अपनी राय। यस के लिए वाई टाइप कीजिए, नो के लिए एन टाइप कीजिए और जल्दी से एसएमएस कर दीजिए 56565 पर। कहा जाता है कि देश विदेश से लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसएमएस किया था और एक एसएमएस की कॉस्ट उस समय हुआ करती थी 3 रुपए। यानी एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई
इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन से पैसा कमाना। अब अगर उस 100 करोड़ में से 1 करोड़ उठाकर प्रिंस के घर में दे भी दिया तो क्या अपनी जेब से दिया है? उसके बाद ये एक ट्रेंड सा चल गया, हर न्यूज के नीचे एक मैसेज आने लगा और लोग खूब दबा के एसएमएस करते भी थे। लेकिन आज की डेट में अगर इस टाइप का कोई मैसेज किसी न्यूज के साथ साथ दिखाया जाता है तो क्या हम एसएमएस करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड भी जा चुका है। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर ने यह साबित जरूर कर दिया कि अगर आप सही टाइम पर सही जगह पे हो तो आप रातों रात 1 करोड़ ही नहीं 100 करोड़ भी कमा सकते हो। और साथ साथ धीरे धीरे मार्केट में एक नई लहर आनी शुरू हो गई थी और वो था मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन का चलन जितना ज्यादा बढ़ता वो टेलीकॉम और आईटी इन दोनों ही बिजनेस ट्रेंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला था। इसी के साथ साथ 2006-2007 के बाद से इंडिया में इंटरनेट के इस्तेमाल का चलन भी बढ़ना शुरू हो गया था और इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर इंटरनेट ही साबित हुआ है। इंटरनेट की वजह से इंडिया में बिजनेसेस ऑनलाइन होना शुरू हो गए। हालांकि 2006 से पहले इंडिया में इंटरनेट था पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते थे। पर 2005-2006 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड आया, जो बूम आया, उसकी वजह से इंटरनेट का असली इस्तेमाल 2006 के बाद से होना शुरू हुआ। गली गली में साइबर कैफे खुल गए थे साहब। ईमेल, जीमेल, याहू मेल, ये सब क्या होता है ज्यादातर लोगों को अब पता चलना शुरू हुआ था। और यहीं से उन बिजनेसेस ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया जो आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेंड है। इंटरनेट के बढ़ते चलन ने 2006 के बाद से ऑनलाइन बिजनेसेस के चलन को मजबूत नींव देनी शुरू कर दी। अब 2015 से मार्केट में जो लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड है वो है ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कुछ लोग बोलेंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो पहले से है मार्केट में। सही बात है भाई, बट एक्चुअल में जो बूम आया इस इंडस्ट्री के अंदर वो 2015 के बाद से आया है। और अगले आने वाले 10 से 15 साल इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है। आप मानो या ना मानो, अगले 10 से 12 साल में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स जिस इंडस्ट्री से पैदा होंगे वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अभी कुछ लोग बोलेंगे जोशी जी किस आधार पे आप ऐसा बोल रहे हैं? आपके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिससे आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगले 10 से 12 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम पीरियड है? तो भाई साहब अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया है 2016 के बाद से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने फेजेस से गुजरना पड़ते हैं? 4 फेजेस होते हैं बेसिकली, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और नॉर्मल फेज। 2001 से 2010 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नेगेटिव फेज था। समझ में आ रहा है? कौन सा फेज था? नेगेटिव फेज। जब मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव था, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता था। पर जैसा कि मैंने बताया कि समाज में जो टॉप क्लास लोग होते हैं ना, परिवर्तन या नया बिजनेस ट्रेंड सबसे पहले उनकी समझ में आता है। इसी तरह से कुछ लोग थे जो देख पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही शानदार है। उन्होंने इस नेगेटिव फेज में भी डिसीजन लिया और पूरी ईमानदारी से इसे करना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं कि आज वो सभी लोग सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 2001 से 2010 के बीच इन सभी लोगों ने जो कड़ी मेहनत और तपस्या की, लोगों के विरोध का सामना किया, सरकारी तंत्र के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा, उसी की बदौलत हजारों लाखों लोगों में जागरूकता आई और 2011 आते आते इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का दूसरा फेज यानी कि पॉजिटिव फेज शुरू हो गया। अब इस इंडस्ट्री में सेकंड कैटेगरी के लोग भी आना शुरू हो गए जो परिवर्तन के साथ साथ खुद को परिवर्तित करते हैं। शुरू में थोड़ा डाउट में रहते हैं, पर जैसे ही दूसरों को बड़ी बड़ी सफलता लेते हुए देखते हैं, उनके अंदर भी विश्वास पैदा हो जाता है। समाज में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की होती है, इसीलिए इन्हें भीड़ कहा जाता है।
इसीलिए 2015 आते आते इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड बन गया नेटवर्क मार्केटिंग, और भीड़ की भीड़ इस इंडस्ट्री में शामिल होना शुरू हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत को पहचाना और इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जिसका प्रूफ है 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भारत में इजीली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो आपराधिक तत्व फ्रॉड करते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स चलाते हैं, उन्हें रोका जा सके। और इन रूल्स और रेगुलेशंस का असर भी दिखा है। जितनी भी फ्रॉड कंपनीज मार्केट में थी, आज की डेट में सब की सब गायब हो चुकी हैं और जेन्युइन कंपनीज लगातार तेजी से लोगों को सक्सेसफुल बनाती जा रही हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब अपने तीसरे फेज में एंट्री कर रही है, जो कि है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि अब तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो लोगों के सामने अब आएगी। 2001 से 2010 के बीच इस इंडस्ट्री से लगभग 500 से 600 लोग करोड़पति अचीवर बन पाए थे, लेकिन 2011 से अब तक इस इंडस्ट्री ने लगभग 30,000 से ज्यादा करोड़पति अचीवर्स पैदा कर दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगले 10 से 11 साल में क्या होने वाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग 2030 से पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से करोड़पति बनेंगे। ना रेलवे, ना यूपीएससी, ना बैंकिंग, ना ही आईआईटी। अगले 10 सालों में इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे इंपैक्टफुल करियर ऑप्शन है वन एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन अभी आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने ट्रेन का टिकट तो ले लिया है, लेकिन अभी ट्रेन में सवार नहीं हुए हो, और जब तक ट्रेन में सवार नहीं होगे तब तक कहीं पहुंचोगे भी नहीं। अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहते हो तो आज ही काम स्टार्ट कर दो। और यदि आप उस कैटेगरी में हो जिन्होंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया है, तो मेरे दोस्त, दिस इज द राइट टाइम। अभी इसी वक्त उस व्यक्ति से संपर्क करो, कॉल करो, मिलो और बात करो जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपसे शेयर की है। वो आपको बताएंगे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे शुरू करना है और इसमें काम कैसे करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से नीचे मौजूद लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।